अंगुना के चारों तरफ झीनीदार परत तो बन चुकी थी, लेकिन अंगुना को लग रहा था कि ये पतली सी परत इस आग के गोले को नहीं रोक पाएगी। सिर्फ अंगुना ही नहीं, कहीं न कहीं शंका चंद्रकला के मन में भी थी। चंद्रकला ने ये परत बनाकर अंगुना को उकसा तो दिया था, लेकिन अब चंद्रकला को भी डर लग रहा था, क्योंकि अगर ये परत उस आग के गोले को नहीं रोक पाई तो फिर आज पूरे मायापुर और मायापुर के लोग जलकर राख हो जाएंगे। पूरे गांव वालों की धड़कनें तेज हो चुकी थी, सांस गले तक आकर अटक चुकी थी कि आखिर अब क्या होगा। तभी अंगुना ने अपने मेरुदंड की मदद से उस आग के गोले को गांव वालों की तरफ फेंक दिया। उस विशालकाय आग के गोले को अपनी तरफ आता देख सभी की चीख निकल गई। चंद्रकला भी पूरी आंखें खोलकर देख रही थी कि आखिर अब होगा क्या। तभी वो आग का गोला उस पतली सी झीनीदार परत से जा टकराया। जैसे ही वो आग का गोला उस परत से टकराया, अगले ही पल वो परत फिर से विभूति में बदल गई और पूरे गांव में फैल गई। ये देख अंगुना जोर जोर से हंसने लगी। पर तभी ये देखकर अंगुना के चेहरे की हंसी गायब हो गई कि उस आग के गोले ने उस परत को नष्ट तो कर दिया था, लेकिन वो आग का गोला वहीं पर ठहर गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे अंगुना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आग के गोले के अलावा गांव में जहां पर भी आग जल रही थी, वो सारी की सारी आग उस आग के गोले में समाहित होने लगी। जलते हुए पेड़, जलते हुए घर, खेत, वो सब अपने आप बुझने लगे थे और उन सब से निकली आग उस गोले की तरफ बढ़ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या पूरे गांव की अग्नि को एकत्रित करके ये आग का गोला और बड़ा होकर गांव पर हमला करने वाला है? लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल इसके विपरीत था। पूरे गांव की अग्नि एकत्रित करने के बाद वो आग का गोला गांव की तरफ नहीं बल्कि अंगुना की तरफ बढ़ने लगा था। ये देख अंगुना बहुत ज्यादा डर गई। वो उल्टे पांव पीछे की तरफ जाने लगी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके या मेरुदंड की मदद से अंगुना उस गोले को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद अंगुना उस गोले का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब अंगुना ने वहां से भागने में ही अपनी समझदारी समझी। यही सोच अंगुना ने अपनी पूरी रफ्तार से अपनी दुनिया की तरफ उड़ान भर ली। वो आग का गोला भी लगातार अंगुना की तरफ बढ़ रहा था और मायापुर से बहुत दूर आसमान में जाने के बाद मायापुर के लोगों को एक बहुत बड़ा धमाका दिखाई दिया, जिससे आसमान तो पूरा जगमगा गया था, लेकिन मायापुर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर आखिरकार मायापुर के लोगों की जान में जान आई। चारों तरफ चंद्रकला चंद्रकला के जयकारे गूंजने लगे। ये सब होते होते सुबह के 5 भी बज चुके थे। मुसीबत के बादल छंटकर उम्मीद का सूरज फिर से निकलने ही वाला था। चंद्रकला ने भी मन ही मन उन ऋषि को धन्यवाद कहा जिन्होंने उसे ये पोटली दी थी। अंगुना को परास्त करके खुश तो चंद्रकला भी थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि वो ये नहीं जान पाई थी कि आखिर अंगुना ने आज हमला किया क्यों था, क्योंकि चंद्रकला इतना तो जानती ही थी कि अंगुना बिना किसी कारण कभी हमला नहीं करेगी। वहीं आज जितना अंगुना गुस्से में थी, उतने गुस्से में आज तक उसने अंगुना को कभी नहीं देखा था। इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा इस हमले का। चंद्रकला के मन में ये सवाल उठा ही था कि तभी उसे कमला ताई की बात याद आई कि कावेरी उससे कुछ बात करना चाहती थी। उस भीड़ के बीच चंद्रकला की नजर कमला ताई की तरफ गई, लेकिन तभी कमला ताई खुद चंद्रकला को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुकी थी। कमला ताई को देखते ही चंद्रकला ने उनसे पूछा, कहिए ना कमला ताई, क्या कह रहे थे आप? जवाब में कमला ताई ने कहा, चंद्रकला, अभी कुछ देर पहले मुझे कावेरी मिली थी। वो पागलों की तरह इधर से उधर भाग रही थी तो बड़बड़ाते हुए कह रही थी, मुझे चंद्रकला से मिलना है। चंद्रकला ने अपने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, कावेरी को मुझे कुछ बताना है, लेकिन क्या?
जवाब में कमला ताई ने कहा, अब वो तो कावेरी ही बता सकती है, मुझे तो कुछ भी बताने के लिए मना किया था। चंद्रकला ने हामी में सिर हिलाया और दोनों वहां से कमला ताई के घर जाने के लिए निकल गए। चंद्रकला और कमला ताई तो अभी तक वहां से निकले ही थे, लेकिन यामिनी के आदमी तब तक कमला ताई के घर भी पहुंच चुके थे। तीनों आदमी वहां पर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजे के खटखटाने से कावेरी की नींद खुली तो उसने देखा कि वो अकेले ही वहां पर सो रही थी। ये देख कावेरी ने मन ही मन कहा, जब कमला ताई यहाँ नहीं है तो फिर दरवाजा कौन खटखटा रहा है इस वक्त। कावेरी वहां से उठ खड़ी होकर खिड़की की दरार से बाहर झांकने लगी। वो ये देखकर चौंक गई कि बाहर 3 हट्टे कट्टे नौजवान खड़े हुए थे। तभी उन तीनों में से एक की नजर नीचे की तरफ गई तो उसने कहा, अरे भाई कहाँ दरवाजा खटखटा रहे हो? नीचे देखो ताला लगा हुआ है, लगता है साली चली गई यहाँ से। इस पर दूसरे ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है कि कमला ताई ताला लगाकर बाहर गई होंगी, कावेरी घर के अंदर ही हो। तीसरे आदमी ने दूसरे आदमी की बात से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, तोड़ दो ये ताला। ये सुनते ही दूसरे आदमी ने वहीं पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से ताले पर दे मारा। एक ही झटके में ताले के 2 टुकड़े हो गए। ताला तोड़कर जब तीनों हड़बड़ी में अंदर पहुंचे तो देखा कि पूरे घर में अंदर कोई नहीं था। तभी तीनों में से एक की नजर पीछे की खुली हुई खिड़की पर पड़ी। उस आदमी ने ये देखकर कहा, भाग गई साली, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसके ये कहते ही तीनों वहां से उसी खिड़की की तरफ दौड़े और कूदकर कावेरी की तलाश में लग गए। चंद्रकला और कमला ताई का घर मायापुर के आखिर में था, इसीलिए उनके घर से निकलते ही जंगल शुरू हो जाता था। इसी बात का फायदा उठाया था कावेरी ने। कुछ दूर भागने के बाद ही जंगलों के बीच घनी झाड़ियों के बीच में कावेरी छिप गई थी। वहीं वो तीनों आदमी बाहर आने के बाद कावेरी को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकला और कमला ताई भी दौड़ते हुए कमला ताई के घर पहुंच गए थे। बाहर पहुंचते ही दोनों ने जब घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा तो दोनों की सांसें अटक गई। भागकर जब दोनों अंदर पहुंचे तो देखा कि कावेरी अंदर भी कहीं नहीं थी। ये देखकर चंद्रकला ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, इसका मतलब कावेरी किसी बहुत बड़े खतरे में है। कावेरी अभी भी उन्हीं झाड़ियों में छिपी हुई थी। तीनों आदमी इधर उधर जंगलों में हर तरफ ढूंढ चुके थे, लेकिन कावेरी का कोई अता पता नहीं था। आखिर में थक हार कर तीनों उन्हीं झाड़ियों के आगे आकर खड़े हो गए जहां कावेरी छिपी हुई थी। उन तीनों में से एक आदमी ने कहा, लगता है सड़क से कोई साधन पकड़कर दूर भाग गई है, अगर आसपास होती तो मिल गई होती। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन मालकिन को क्या जवाब देंगे? जैसे ही उस आदमी ने मालकिन शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही झाड़ियों में छिपी कावेरी के कान खड़े हो गए, क्योंकि अभी तक तो उसकी नजर में पत्थरभुज बाबा ही इन सब के पीछे है। तो फिर ये मालकिन कौन है? कावेरी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। तभी तीसरे आदमी ने उस बात का जवाब देते हुए कहा, कह देंगे कि पूरा गांव छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिली। ये सुनकर दूसरे आदमी ने फिर कहा, साले पागल हो गए हो, यामिनी नाम है उसका, याद नहीं क्या कहा था? अगर वो लड़की जिंदा बच गई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। यामिनी का नाम सुनते ही कावेरी के होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो क्या क्या सपने सजाकर मायापुर आई थी, लेकिन जिन लोगों ने उसे आसरा दिया था वही लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। वहीं उस आदमी की बात सुनकर बाकी दोनों आदमी भी डर गए थे। पहले ने सुझाव देते हुए कहा, एक काम करते हैं, वो लड़की तो यहाँ से भाग ही गई है, तो जाकर कह देते हैं कि उस लड़की को मारकर दफना दिया जंगलों में, क्या पता चलेगा मालकिन को। बाकी दोनों में से एक को तो ये सुझाव ठीक लगा, लेकिन दूसरे ने आपत्ति जताते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं वो लड़की सामने आ गई या किसी ने उसे देख लिया, फिर तो पक्का वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। एक काम करते हैं,
एक बार के लिए सब सच बता देते हैं और कुछ दिन की मोहलत मांग लेते हैं। कुछ दिन उसे ढूंढने का नाटक करेंगे और जब मामला थोड़ा शांत होता नजर आएगा तो मायापुर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं भाग जाएंगे। उस आदमी का ये सुझाव दोनों को ही ठीक लगा। आखिर में यही तय करके तीनों वहां से चले गए। कावेरी की आंखों से अभी भी आंसू टपक रहे थे। उसका एक मन तो किया कि वो अभी जाकर मालती को उसकी भाभी की सारी सच्चाई बता दे, लेकिन अब मायापुर में किसी पर भी उसका विश्वास नहीं रहा था, ना ही मालती पर, ना ही दिवाकर पर। बस वो जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी। इसीलिए छुपते छुपाते वो सड़क की तरफ भागी और उसे जो भी साधन मिला उसमें बैठकर मायापुर से बाहर चली गई। वो तीनों आदमी भी वहां से सीधे यामिनी के पास गए और यामिनी को बताया कि उन्होंने कावेरी को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। ये सुनकर यामिनी का खून खौल गया। उन तीनों आदमी ने यामिनी से कुछ दिन की मोहलत मांगी और कहा कि वो जल्दी ही कावेरी को ढूंढकर जान से खत्म कर देंगे। यामिनी ने भी उन्हें कुछ दिन की मोहलत दे दी। जाते जाते उनमें से एक आदमी ने यामिनी से पूछा, मालकिन, उस दिवाकर का क्या करना है? यामिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, धमकी देकर जिंदा छोड़ दो, लेकिन मायापुर में कभी नजर नहीं आना चाहिए। यामिनी की ये बात सुनकर तीनों वहां से दिवाकर के पास चले गए। बंद अंधेरे कमरे में तीनों मुंह पर कपड़ा बांधकर दिवाकर के पास पहुंचे और उनमें से एक ने कहा, सुन, झटका लगेगा लेकिन सहन कर लेना। तेरी हीरोइन अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये सुनते ही दिवाकर को बहुत जोर का झटका लगा। वो रोने लगा और खुद को आजाद करवाने के लिए जोर जोर से झटपटाने लगा। ये देख उनमें से दूसरे आदमी ने उसका मुंह पकड़ के कहा, अबे, ज्यादा झटपटाने की जरूरत नहीं है और ध्यान से सुन हमारी बात। तेरी माशूक गई सो गई, लेकिन अगर तू ये चाहता है कि तेरे माँ बाप जिंदा बचे तो उन दोनों को यहाँ से लेकर निकल जा, हमेशा हमेशा के लिए। अगर किसी को कुछ भी बताया तो सोच लेना तेरे माँ बाप जिंदा नहीं बचेंगे। दिवाकर ने कुछ नहीं कहा, बस रोए जा रहा था। तो पास खड़े तीसरे आदमी ने उसके बालों को खींचते हुए कहा, सिर को हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे, वरना अभी तेरे सिर में गोली उतार दूंगा। ये सुनकर दिवाकर ने रोते हुए ही हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर फिर से उसे बोरे में भरा। बोरे में भरकर उसे जीप में डाल दिया। जीप को सुनसान जंगलों के बीच में रोककर दिवाकर को उस बोरे सहित ही फेंक दिया। जीप के जाने के बाद दिवाकर बड़ी मुश्किल से उस बोरे से निकल पाया और वहां से सीधे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपने माँ पिताजी को कुछ नहीं बताया, बस सारा सामान बांधा और उन दोनों को लेकर मायापुर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर में ले गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकला भी रामनाथ जी के पास हवेली पहुंच गई थी। वहां जाकर उसने रामनाथ जी को कावेरी के बारे में बताया कि कावेरी भी किसी बड़े संकट में है और ये भी नहीं पता है कि वो है कहाँ पर। रामनाथ जी भी इस बात से काफी चिंतित हुए, क्योंकि कुछ दिनों पहले 2 बेटियां बनाई थी। उनमें से एक इस दुनिया में नहीं रही और दूसरी का पता नहीं कि वो कहाँ है। जब पीछे खड़े हुए मालती ने ये सब सुना तो वो भी काफी चौंक गई। उसने चंद्रकला को अपने पास बुलाया और उसे अपने कमरे में ले गई, क्योंकि रामनाथ जी के सामने वो ये सब नहीं कहना चाहती थी। कमरे के अंदर ले जाकर मालती ने सारी बात बताई कि कल कावेरी ने माधव के साथ क्या क्या किया था। ये सब सुनकर चंद्रकला और ज्यादा सकते में आ गई। ये सुनकर एक बार तो चंद्रकला को लगा कि शायद कावेरी कुछ चोरी करके गांव से भागी होगी, लेकिन अगर चोरी ही करके भागना था तो वो उसे ढूंढ क्यों रही है। लेकिन जब मालती ने चंद्रकला को ये बताया कि यहाँ से दिवाकर उसे अपने साथ लेकर गया था तो चंद्रकला ने मन ही मन कहा, अब जो कुछ भी पता चलेगा वो दिवाकर से ही पता चलेगा। ये सोच चंद्रकला वहां से दिवाकर के घर के लिए निकल गई। लेकिन जब चंद्रकला वहां पहुंची तो उसने देखा कि दिवाकर के घर ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस से पता करने पर पता चला कि दिवाकर तो आज ही अपने माँ पिताजी को लेकर कहीं चला गया है। धीरे धीरे चंद्रकला पहेलियों में
उलझती ही जा रही थी। चंद्रकला सवालों के दलदल में ऐसी फंस चुकी थी कि जितना उससे निकलने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही ज्यादा उसमें उलझती जा रही थी। सबसे पहला सवाल तो ये था कि अंगुना ने मायापुर पर हमला क्यों किया। आखिर कावेरी उसे ऐसा क्या बताना चाहती थी जो वो किसी और को नहीं बता सकती थी। और दिवाकर अचानक से अपने माँ पिताजी को लेकर कहाँ चला गया। क्या चंद्रकला इन सब पहेलियों को सुलझा पाएगी या इन्हीं सवालों के दलदल में फंस कर रह जाएगी। और क्या यामिनी के आदमी कावेरी को ढूंढ पाएंगे और क्या करेगी चंदा ताई जब उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा।